मदन रायपुर शहर के एक होटल में खाना बनाता था। मदन सभी तरह का बढ़िया खाना बना लेता था। उसका स्वभाव इतना मिलनसार था कि वो अपने साथ काम करने वाले साथियों की भी मदद करता रहता था। यार मदन, देख तो जरा, कितनी देर से कढ़ाई पनीर में मसाले डालकर खुशबू लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कमी कहाँ हो रही है। खुशबू ही नहीं आ रही। अरे जब तक कसूरी मेथी नहीं डालोगे कहाँ से सब्जी में खुशबू आएगी। अरे हाँ, मैं भुनते मसाले में कसूरी मेथी डालना तो भूल ही गया। अभी मिला देता हूँ। शुक्रिया मदन भाई, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं दिनेश भाई। हम सब यहाँ पर एक परिवार की तरह काम करते हैं। एक दूसरे के काम आना तो हमारा फर्ज है। क्या बात है दिनेश, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। कढ़ाई पनीर की प्लेट बाहर भिजवाओ। मदन, 8 देसी रोटी भिजवाओ जरा। इसी तरह मदन होटल पर काम करके अपने घर परिवार को चला रहा था। परिवार में पत्नी प्रेमा और 2 बच्चे गगन और रूही थे। मदन महीने के 15,000 रुपए कमाता था, जिसमें घर का किराया, खर्चा पानी सब निकालना पड़ता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रेमा, ये लो, ये मकान का किराया और राशन के मिलाकर पूरे 7,000 रुपए तुम अलग रख लो। बाकी ये कुछ रुपए जोड़ कर रख लो, वक्त में काम आएंगे। लगता है आप भूल गए, इसमें से 3,000 रुपए हरीश जी के भी देने हैं, जो पिछले महीने आपका जब पथरी का ऑपरेशन करवाया था ना, तब उनसे उधार मांगे थे। अरे हाँ, वो भी तो देने हैं। मैं तो वो भूल ही गया। ठीक है, फिर ये 3 मैं हरीश को देता जाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मदन रोजाना की तरह ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। पर एक दिन जब वो होटल पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ का मालिक होटल को एक बड़े आदमी को बेच रहा है। ठीक है लोकेश जी, फिर आपको जैसा ठीक लगे हम जल्दी से जल्दी आपको ये होटल खाली करके दे देंगे। मालिक, आप ये होटल बेच रहे हैं? पर क्यों? मदन, मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ, इसीलिए अब ये होटल मैं एक आदमी को बेच रहा हूँ। पर मालिक, अगर आप ये होटल बेच दोगे तो हमारा क्या होगा? हम एकदम से कैसे बिना काम के रह पाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ये सब। शाम को घर जाते हुए अपनी बाकी की बची इस महीने की पगार लेते जाना, और कल से आने की जरूरत नहीं है। अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। होटल में काम करने वाले ज्यादातर लोग अपने गांव वापस चले गए। पर मदन का तो अपना पूरा परिवार था, इसलिए उसे तो यहीं रायपुर में रहकर ही कोई दूसरा काम ढूंढना था। मदन दिन पर दिन परेशान रहने लगा। मदन दूसरे काम की तलाश करने लगा। एक दिन मदन अपने दोस्त के घर गया तो वो उससे बोला, मदन भाई, वैसे तुम अपना होटल भी तो खोल सकते हो। तुम्हें तो होटल चलाने की अच्छी खासी समझ है। सूरज, होटल बनाने के लिए पैसे बहुत लगते हैं। होटल बनाना आसान बात थोड़ी है। हाँ, सारी बात पैसों पर ही तो आकर रुक जाती है। चला, एक एक प्याली चाय पीकर आते हैं। मदन अपने दोस्त के साथ चाय पीने चला जाता है। तभी उसकी नजर एक पुराने रेल के डिब्बे पर पड़ती है, जिसमें उसने देखा लोगों ने चाय की, खाने की छोटी छोटी दुकानें बनाकर रखी हैं। मदन कुछ सोचने लगा और वहां से सीधा घर गया। अरे, तुम ये पुराना ऑटो रिक्शा क्यों निकाल रहे हो? कहीं तुम पैसों की तंगी से इसे बेच तो नहीं रहे? ये तो ससुर जी की आखिरी निशानी तुमने हमेशा से संभाल कर रखी है। ऐसा मत करो, इसे मत बेचो। प्रेमा, चिंता मत करो, मैं बाबूजी की निशानी को नहीं बेच रहा, बल्कि आज बाबूजी की निशानी ही मेरे काम आएगी, मेरा सहारा बनेगी। मैं इस ऑटो में ढाबा खोलूंगा, अपना ढाबा। पापा, ऑटो रिक्शा ढाबा, ये तो बहुत सुंदर बनेगा। पापा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। आपके दिमाग में ये सब कैसे आ गया? इस पुराने ऑटो में ढाबा कैसे खुल सकता है? ये ऑटो तो चलता ही नहीं है। प्रेमा, आजकल लोग पुरानी गाड़ियों और बसों, रेल के डब्बे, यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी होटल बना रहे हैं। मैंने तो सोचा कि बाबूजी के ऑटो को भी हम एक ढाबे का रूप दे देते हैं। मैं इसे बिल्कुल एक ढाबे की तरह बनाकर तैयार कर दूंगा, पर मुझे इसके लिए सामान की जरूरत होगी। वो कहाँ से लाऊं, यही सोच रहा हूँ। उधार कोई पैसे देगा नहीं। सूरज भी रोजाना की कमाई से ही गुजारा करता है, उससे मांग नहीं सकता। रुको, मैं अभी आई। प्रेमा अंदर जाकर कुछ देर बाद वापस आती है। उसके हाथ में सोने की एक अंगूठी थी, जिसे वो मदन को देती है और बेचने के लिए कहती है। पर प्रेमा, ये अंगूठी तो तुमने पैसे जोड़कर खरीदी थी, ये मैं कैसे बेच सकता हूँ? सुनो जी, मेरा असली गहना तुम और बच्चे हो। तुम्हारा काम चल गया तो बहुत गहने बना लूंगी। जाओ, देर ना करो, इसे बेचकर ऑटो रिक्शा ढाबा की शुरुआत करो। कहते हैं मुसीबत में पत्नी का साथ पति के लिए एक ढाल से कम नहीं होता। मदन कुछ ही दिनों में अपना ऑटो रिक्शा ढाबा तैयार कर लेता है, खुद का ढाबा। ऑटो रिक्शा ढाबे का नाम सुनकर लोग वहां आने लगे और मदन के ढाबे का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। प्रेमा भी ढाबे पर मदन के काम में हाथ बटाती थी। मदन ने अपने दोस्त दिनेश को भी गांव से बुला लिया। मदन के ढाबे पर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगी।
उसके पिताजी की निशानी ऑटो उसके काम आ गया और मदन को रोजगार मिल गया। कहते हैं जब एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान दूसरा रास्ता अपने आप खोल देते हैं। बस जरूरत होती है विश्वास और खुद में जज्बे की। नदी के किनारे कुछ छोटे गांव बसे थे। वहां हर दिन बाजार लगता था, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हीं गांव में से एक गांव माधोपुर भी था, जहां दिनेश नाम का एक व्यक्ति अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। पर कुछ दिनों से दिनेश बहुत परेशान था। उसका ढाबा चल नहीं रहा था। मालती, हम रोजाना ढाबे पर मेहनत से खाना बनाते हैं, पर हमारे ढाबे पर अब आमदनी होनी बहुत कम हो गई है। पता नहीं माधोपुर गांव के ज्यादातर लोग शहर जाकर बस रहे हैं। अब भगवान जाने हमारा ये ढाबे का काम कब तक चलेगा। चिंता तो मुझे भी हो रही है। आगे वर्षा की शादी करनी है। सूरज भी कह रहा था आगे की पढ़ाई वो शहर जाकर करना चाहता है। कल ही वो इस बारे में बात कर रहा था। दिनेश और मालती की सारी बातें सूरज सुन लेता है। वो बहुत उदास हो जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ और बापू कितने परेशान हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनकी तकलीफ कम हो जाए। वो बेचारे चिंता में कितने परेशान रहने लगे हैं। हमारा ढाबा बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। सूरज अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि वहाँ नदी के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी नाव पर बैठा हुआ उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। सूरज उस बूढ़े व्यक्ति को अपना सारा दुख बताता है, जिसे सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम आमदनी कर सकते हो। क्या तरीका है बाबा। देखो बेटा, यहाँ गांव की आबादी बहुत कम है। तुम और तुम्हारे पिता अगर नाव में खाना बनाकर आसपास के गांव में जा जाकर बेचो तो तुम्हारी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि आसपास के सभी गांव में रोजाना बाजार लगता है और अच्छी खासी भीड़ रहती है। पर बाबा, हमारे पास नाव कहाँ से आएगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नाव खरीद सकें। नाव की चिंता तुम मत करो, मेरे पास ये नाव है। इस पर ढाबा खोलकर तुम बदले में मुझे इसका किराया दे दिया करना। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नाव नहीं चला पाता। ये तुम्हारे काम आ जाएगी। तुम्हें ये नाव देकर मुझे किराया मिलता रहेगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा बाबा। मैं अभी जाकर अपने बापू से इस बारे में बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज घर आता है और अपने पिता से इस बारे में बात करता है। बात तो सही है, पर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हमें कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, मेहनत तो बहुत लगेगी। मुझे सूरज का तैरते हुए ढाबे का उपाय अच्छा लग रहा है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। हमें सूरज की बात को मान लेना चाहिए। बापू, वैसे भी तो हमारा ढाबा चल नहीं रहा। एक बार ये भी करके देख लेते हैं। शायद भगवान की कृपा से हमारा नाव पर बना ढाबा चल पड़े। ठीक है, तुम सब अगर यही चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। सूरज बेटा, तुम मेरे साथ बाजार चल। हम नाव के ऊपर ढाबा बनाने का कुछ जरूरी सामान खरीद लाते हैं। दिनेश और उसका परिवार मिलकर नाव पर ढाबा तैयार करते हैं। मालती और वर्षा तरह तरह के भोजन बनाकर तैयार करती हैं और सब कुछ उस व्यक्ति की नाव पर रख देते हैं। फिर वो एक गांव में खाना लेकर पहुंचते हैं। गांव के बाजार में लोग घूम रहे थे। नदी किनारे नाव पर बना ढाबा देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और वहां आकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, नाव पर ढाबा है। ये तो बहुत बढ़िया और साफ सुथरा दिखाई दे रहा भाई है। वैसे क्या क्या है खाने के लिए इस तैरते हुए ढाबे पर है। पनीर बटर मसाला, मटर पनीर, पालक पनीर, रायता, दाल तड़का, दाल मखनी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे ढाबे पर, और वो भी सस्ते दामों पर, गर्मा गर्म। हमारे ढाबे की स्पेशल थाली खाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लाओ भाई लाओ, फिर तो 2 थाली हमारी लगा दो भाई हैं। दिनेश के ढाबे का खाना खाकर सचमुच ग्राहक बहुत खुश हुए। दिनेश उसके बाद दूसरे गांव के लिए अपनी नाव लेकर चल पड़ा। सुबह से शाम तक वो अपनी नाव को लेकर अलग अलग गांव में गया और उसने वहां अपने परिवार के साथ मिलकर खाना बेचा। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई। मालती, सचमुच आज हमें 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। गांव में बने हमारे होटल पर तो हफ्ते भर में भी इतनी कमाई नहीं होती। ये सब मेरे प्यारे भैया सूरज के कारण ही हुआ है। हाँ बेटा सूरज,
अब हम नाव पर ही खाना बनाकर बेचेंगे। बापू, आप ही तो कहते हो कड़ी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। अब हमें रोजाना कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम और आमदनी कर सके। वैसे भला हो उन बूढ़े बाबा का, इन्होंने हमारी इतनी सहायता की। आप एक काम करो, सूरज के साथ जाकर आज उन्हें किराया दे आओ। ठीक है मालती, तुम वर्षा के साथ घर जाओ, तब तक मैं उन बाबा को किराया देकर आता हूँ। दिनेश सूरज के साथ उन बूढ़े बाबा को किराया देने चला जाता है। दिनेश अब रोजाना ही एक गांव से दूसरे गांव के बाजार में जा जाकर खाना बनाकर बेचने लगा। उन्हीं के गांव में रहने वाला मोहन नाम का एक आदमी दिनेश की सफलता से जलता था। एक दिन दिनेश जब बूढ़े व्यक्ति को नाव का किराया देकर उनके घर से बाहर निकला तो रास्ते में मोहन उसे मिल गया। और मोहन भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा ये नया होटल? भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है भैया। ये दिनेश इतना खुश कैसे हो सकता है? ये मेरे से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे इस दिनेश का कुछ करना ही होगा। एक दिन दिनेश के जाने के बाद मोहन उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उनसे बोला, मैंने देखा है कि दिनेश तुम्हें इस नाव का किराया बहुत कम देता है। अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे दुगना किराया दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हो तो कल सुबह आना और मेरी नाव ले जाना। क्या बात है, यहाँ सबने भीड़ क्यों लगा रखी है? लाओ बाबा, मुझे अपनी नाव दे दो, मैं दिनेश से ज्यादा किराया लेकर आया हूँ। अब तो आप सबको सबूत मिल गया, ये मोहन कितना बेईमान है। हमारे गांव में रहकर ऐसे बेईमान लोग दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं। मुखिया जी, क्या आपको लगता है ऐसे बेईमान लोग हमारे गांव में होने चाहिए? क्यों रे मोहन, किसी की सफलता पर जलना क्या अच्छी बात है? हैं? तेरे जैसे इंसान को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी इस गांव से भाग जा, या फिर इस गांव में रहना है तो सुधर जा, वरना अपने आदमियों से कहकर इस गांव से दूर फेंकवा दूंगा तुझे, समझा? नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। दिनेश, मुझे माफ कर दो भाई, हैं? मेरे से गलती हो गई थी। अगर आप इस गांव से मुझे निकाल दोगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं आज के बाद दिनेश को कभी तक नहीं करूंगा, कभी नहीं। मोहन सबसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद दिनेश को वो कभी भी तंग नहीं करता। दिनेश अपने परिवार के साथ रोजाना की तरह ही अपने ढाबे के काम पर लग जाता है। कुछ ही समय में उसका नाव पर बना ढाबा बहुत चल जाता है, जिससे वो और भी नाव खरीद कर अपने और भी ढाबे खोल लेता है। भले ही दिनेश ने और नाव खरीद ली थी, पर उस बूढ़े व्यक्ति को वो आज भी उनकी नाव का किराया जरूर देता था। कुछ समय बाद दिनेश अपनी बेटी वर्षा की शादी करता है और अपने बेटे सूरज को शहर पढ़ने के लिए भी भेजता है।